स्कैफॉइड फ्रैक्चर, चलिए डिस्कस करते हैं इस फ्रैक्चर को डिटेल में। सो ये फ्रैक्चर कॉमनली यंग अडल्ट्स में देखा जाता है। अगर एज ग्रुप की बात करें, ये ऐसा फ्रैक्चर है जो चिल्ड्रन में या एल्डरली पीपल में रेयरली देखा जाता है, बट यंग में, अडल्ट्स में ये ज्यादा देखा जाता है। रीजन बीइंग फॉल और द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। नाउ कॉमनली हम देखते हैं जो फ्रैक्चर होता है हमारा स्कैफॉइड में, वो उसके वेस्ट के रीजन में होता है। सो अगर बोन को हम स्टडी करें, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द स्कैफॉइड बोन। अपर साइड की अगर बात करें, सो दिस इज द ट्यूब्रोसिटी, सेंटर का पोर्शन जो कि इसका वेस्ट कहलाता है, एंड देन वी हैव द आर्टिकुलर सरफेस जो प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेट करती है रेडियस के साथ। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज कि ये स्कैफॉइड बोन यहाँ पर रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करती है थ्रू दिस आर्टिकुलेटिंग सरफेस। देन वी हैव इसके ऊपर वेस्ट का रीजन एंड देन द ट्यूब्रोसिटी। सो कॉमनली फ्रैक्चर अकर्स थ्रू द वेस्ट। सो वेस्ट में हम देखते हैं यूजुअली ये फ्रैक्चर सस्टेन होता है। रेयरली इट इज सीन थ्रू द ट्यूब्रोसिटी और थ्रू द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट में फ्रैक्चर होता है, या फिर इसकी ट्यूब्रोसिटी में हम कई बार देखते हैं कि फ्रैक्चर हो जाता है, बट ये इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन इसकी वेस्ट। सो फ्रैक्चर मे बी ईदर अ क्रैक फ्रैक्चर और अ डिस्प्लेस फ्रैक्चर। सो जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि कई बार फ्रैक्चर की क्रैक जो होती है वो इतना मिनिमली विजिबल होती है दैट समटाइम्स इट इज इवन डिफिकल्ट टू सी और ऑब्जर्व दैट क्रैक ऑन द एक्सरे। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व कि कहाँ पर क्रैक है, but sometimes we ask patient to wait and watch, and for 2 weeks we ask patient to go for a rest 2 weeks। जबकि fracture ends का resorption हो जाता है, then we are able to observe the fracture ends के कहाँ पर crack है और कहाँ पर जो fracture है वो visible हो जाता है। और ये फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड भी हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्रैक्चर होने के बाद जो फ्रेगमेंट है it's slightly displaced from its position, from its alignment। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट के ही रीजन में फ्रैक्चर हुआ है, एंड इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। जो यहाँ पे छोटा ये चिप है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, दिस इज अगेन केस ऑफ अ क्लियर कट फ्रैक्चर कि किस तरीके से ये फ्रैक्चर होकर जो अलाइनमेंट है बोन का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सो अगर डायग्नोसिस की बात करें, सो फर्स्ट थिंग इज द हिस्ट्री। पेशेंट विल ऑलवेज गिव यू अ हिस्ट्री कि किस तरीके से फॉल हुआ था। हमेशा ऐसी फॉल का पेशेंट हिस्ट्री देता है जहां पर जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो उसके रिस्ट के एरिया में एक्ट करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच्ड हैंड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें, एंड द स्वेलिंग ओवर द रेडियल एस्पेक्ट, पेशेंट आएगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसका जो रेडियल एस्पेक्ट है, जो स्कैफॉइड का रीजन है, वहां पर उसे पेन है और वहां पर स्वेलिंग ऑब्जर्व की जा सकती होगी, वहां पर स्वेलिंग देखी जा सकती है, एंड पेशेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म द रिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द पेन एंड स्वेलिंग। सो यहाँ पर एक नोट जो हमें ध्यान में रखनी है चीज, वो क्या है, whenever there is a fall in an outstretched hand and the individual, especially the young adult, complains that I'm having pain in the region of the radial aspect, then always suspect the possibility of scaphoid fracture। हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होनी चाहिए स्कैफॉइड फ्रैक्चर के लिए अगर कंप्लेन है पेशेंट की आउटस्ट्रेच्ड हैंड की और रेडियल एस्पेक्ट में पेन है। सो बाय दिस वी कैन क्लिनिकली मेक अ रफ डायग्नोसिस के वेदर इट इज अ स्कैफॉइड फ्रैक्चर और नॉट। एग्जामिनेशन की अगर बात करें, सो विल सी के पेशेंट के रेडियल एस्पेक्ट के रीजन में स्वेलिंग होगी। जब हम उसे एग्जामिन करेंगे वहां पर हमें टेंडरनेस मिलेगी, स्पेशली इन द स्कैफॉइड फोसा। स्कैफॉइड फोसा कहाँ होता है, इसे हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं। देयर इज अ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनता है जब हम थंब को अबडक्ट करते हैं। जब अबडक्ट करते हैं तो जो टेंडन्स हैं, जो थंब की 2 टेंडन्स हैं, उनके बीच में इस तरीके का एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है जिसे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहा जाता है। और इस स्नफ बॉक्स की जो बेस होती है दैट इज बीइंग फॉर्म बाय द स्कैफॉइड बोन। सो अगर यहाँ पे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में स्पेशली उसके बेस में टेंडरनेस है, पेन है, देन इट इज अ क्लियर कट साइन दैट इट इज अ स्कैफॉइड फ्रैक्चर।
सो एक और चीज जो एग्जामिनेशन के टाइम पे की जा सकती है वो है जब भी हम फोर्स ट्रांसमिट करेंगे along the एक्सिस ऑफ द सेकेंड मेटाकार्पल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारी सेकेंड मेटाकार्पल है, नीचे अगर हम इसे ट्रेस करें तो ये हमारा स्केफॉइड बोन तक आता है। सो अगर फोर्स ट्रांसमिट की जाए along the long axis of the second metacarpal, तो हम देखते हैं कि हमारे स्केफॉइड के पेन बोन के रीजन में पेन प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल्सो ए साइन दैट इट माइट बी अ स्केफॉइड फ्रैक्चर। सो उस एरिया को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, टेंडरनेस चेक करेंगे, पाल्पेट करेंगे। बाय एग्जामिनिंग वी कैन मेक अ रफ डायग्नोसिस दैट राइट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ स्केफॉइड फ्रैक्चर। देन इज द रेडियोलॉजिकल फीचर। रेडियोलॉजिकल अगर फीचर की बात करें सो जितने भी हमने अभी तक फ्रैक्चर्स स्टडी किए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द एपी और द लैटरल व्यू जो हम कराते हैं। बट छोटे बोन्स के फ्रैक्चर में अगर हम कार्पल्स की बात करें या हम टार्सल्स की बात करें सो ओब्लिक व्यू भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ओब्लिक व्यू कराएंगे रिस्ट का अलोंग विद एपी एंड लैटरल व्यू। समटाइम इट इज जस्ट अ क्रैक फ्रैक्चर, जैसे हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया था कि कई बार एक बहुत सिंपल सा क्रैक होता है जो कि एक्सरे में इनिशियली विजिबल भी नहीं होता है। सो इन सच केसेस हम क्या करते हैं, जहां हमें लग रहा है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं दैट येस देयर इज अ फ्रैक्चर बट वो एक्सरे में विजिबल नहीं है, then we ask the patient to give proper rest to the rest area और 2 वीक्स के बाद क्या करते हैं, हम एक्सरे रिपीट कराते हैं। कई बार मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स देखा जाता है कि 2 वीक्स के बाद जब एक्सरे रिपीट होता है देन वी कैन सी द क्रैक। वो क्रैक विजिबल हो जाता है बिकॉज जो एंड्स हैं उनमें रिजॉर्प्शन होता है और वो फ्रैक्चर जो लाइंस हैं वो थोड़ा सा हमें विजिबली नजर आने लगते हैं। सो देन वी कैन से ओके राइट दिस इज अ फ्रैक्चर और फर्दर फिर उसे रेस्ट कराया जाता है। सो एज यू कैन सी हियर कि अगर हम सीटी स्कैन पेशेंट का करा लें, ऐसे केसेस जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट हम कर रहे हैं कि फ्रैक्चर हो सकता है, सो एक्सरे में ना आकर, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ अ क्रैक फ्रैक्चर बट यहाँ एक्सरे में विजिबल नहीं है एंड व्हेन यू गो फॉर अ सीटी स्कैन देन यू विल सी दैट राइट देयर इज अ क्रैक राइट। सो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है, सीटी स्कैन किया जा सकता है या फिर 2 वीक्स का गैप करके फिर एक्सरे रिपीट किया जाएगा, तब फिर क्या होगा, जो क्रैक है वो विजिबल होगा। सो समटाइम्स विल सी के क्लियर कट हमें फ्रैक्चर नजर आता है एंड समटाइम इट इज नॉट द वेस्ट, इट इज द ट्यूब्रोसिटी जहां पर हमें फ्रैक्चर नजर आता है। ट्रीटमेंट इज एसेंशियली कंजर्वेटिव, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है, 3 to 4 मंथ्स के लिए जो कास्ट है वो अप्लाई किया जाता है। कास्ट जो अप्लाई किया जाता है उसे हम स्कैफॉइड कास्ट कहते हैं। ये स्कैफॉइड कास्ट किस तरह होती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम बिलो द एल्बो टू द एमसीपी हेड्स, यहाँ पे एमसीपी हेड्स तक ये कास्ट आता है एंड दिस इंक्लूड थंब अप टू द आईपी जॉइंट। सो थंब में इंटरफेलेंजल जॉइंट तक ये कास्ट एक्सटेंड करेगा और हमारा यहाँ पे हम देखते हैं कि एमसीपी के हेड तक आता है और इस कास्ट को इस तरह अप्लाई किया जाता है कि ग्लास होल्डिंग पोजीशन में जो हैंड है पेशेंट का वो रहे। ग्लास होल्डिंग पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें देयर इज अ स्लाइट डॉर्सीफ्लेक्शन अलोंग विद द रेडियल डेविएशन होता है। सो ये कास्ट 2 वीक्स के लिए अप्लाई किया जाता है एंड आफ्टर 2 वीक्स चेक एक्सरे कराया जाता है। अगर चेक एक्सरे जो कराया जाता है, रिपीट कराया जाता है, उसमें फ्रैक्चर विजिबल नहीं होता तो पेशेंट से कह दिया जाता है कि नाउ यू कैन इजीली रिमूव द कास्ट क्योंकि फ्रैक्चर विजिबल नहीं है एंड विद इन द स्पैन ऑफ 2 वीक्स पेशेंट जो रेस्ट करता है उसी से सब कुछ सेटल हो जाता है। बट 2 वीक्स के बाद अगर हम देखते हैं कि फ्रैक्चर विजिबल है एट दिस स्टेज, एज यू मे सी हियर इन दिस इमेज के किस तरीके से जो फ्रैक्चर लाइन है वो यहाँ पे अभी विजिबल है बिकॉज ऑफ द रिजॉर्प्शन ऑफ द फ्रैक्चर एंड्स आफ्टर 2 वीक्स टाइम। सो क्या किया जाता है, जो कास्ट है उसे कंटिन्यू किया जाता है फॉर अप टू 4 मंथ्स एंड एज आई हैव सेड कि अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है तो फिर 2 वीक्स के बाद नो फर्दर ट्रीटमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड। नाउ द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जहां पर डिस्प्लेसमेंट है, फ्रेगमेंट्स अपने अलाइनमेंट से हट रहे हैं।
वाइडली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन किया जाता है। इसमें कंप्रेशन स्क्रू इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है इन सच अ वे कि वो दोनों फ्रेगमेंट्स को अच्छे से होल्ड करके रखता है एंड इट क्रिएट्स अ कंप्रेसिव फोर्स, ताकि जो फ्रैक्चर है वो अच्छे से यूनाइट हो जाए और उसका अच्छे से यूनियन हो जाए। नाउ कम्स द कॉम्प्लिकेशन। सो स्कैफॉइड फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, दिस इज अ ट्रबलसम फ्रैक्चर। व्हाई ट्रबलसम? बिकॉज द इंसिडेंसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन स्पाइट द बेस्ट ट्रीटमेंट आर क्वाइट हाई। आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दें, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। So let's discuss the complication in detail now. So the first complication is the avascular necrosis. It is a very common complication with this fracture. जैसे कि हम जानते हैं जो ब्लड सप्लाई होती है स्कैफॉइड बोन की, इट इज वेरी प्रिक्योरियस। इसे अगर हम डिटेल में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बोन की ब्लड सप्लाई होती है। मेजर ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, इट इज सप्लाइड बाय द डोर्सल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। हमारी रेडियल आर्टरी है, ये उसकी डोर्सल ब्रांच है जो सप्लाई करती है, एंड दिस ब्रांच एंटर्स द स्कैफॉइड ऑन द डोर्सल सरफेस एंड इट सप्लाइज अराउंड 80% ऑफ द स्कैफॉइड। इसकी अगर हम बात करें सो 80% जो स्कैफॉइड है वो इस ब्रांच से उसको ब्लड सप्लाई मिलती है। माइनर ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, देन वी हैव द सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। ये वोलार रेडियल आर्टरी की ब्रांच होती है। ये एंटर करती है डिस्टल टुबर्कल में एंड इट सप्लाइज अराउंड 20% ऑफ द स्कैफॉइड बोन। नाउ दिस क्रिएट्स अ वैस्कुलर वाटरशेड। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक वैस्कुलर वाटरशेड क्रिएट करता है, बट इट इज बिकॉज सप्लाइंग ओनली द 20% ऑफ द स्कैफॉइड, सो रेस्ट ऑफ द एरिया इज क्वाइट डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस ब्रांच। सो पुअर फ्रैक्चर हीलिंग एनवायरमेंट यहाँ क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर ब्लड सप्लाई थ्रू दिस ब्रांच। अवेस्कुलर नेक्रोसिस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ब्लड सप्लाई स्कैफॉइड बोन की बहुत प्रिक्योरियस है। ऐसे फ्रैक्चर्स जो वेट से होते हैं वहां पर हाई इंसिडेंसेस होते हैं कि जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है, जो प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर फ्रेगमेंट है वो अवेस्कुलर हो जाए। जैसे कि हमने इमेज में देखा कि किस तरीके से जो हमारा सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स है वो किस तरीके से जो डिस्टल पार्ट है उसी को सप्लाई करते हैं और वेस्ट के एरिया में सप्लाई नहीं करते हैं। सो पेशेंट कंप्लेन, अगर अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है, पेशेंट विल कंप्लेन के पेन और वीकनेस है रिस्ट के एरिया में। एक्सरे अगर हम देखें, सो वन मे फाइंड दैट देयर विल बी साइंस ऑफ नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर, जहां पे स्क्लेरोसिस और क्रशिंग प्रॉक्सिमल पोल का नजर आएगा। जैसे आप यहाँ एक्सरे में अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से इवन आफ्टर मेनी वीक्स हम देखेंगे एक्सरे में कि क्या होगा, अभी भी नॉन यूनियन के साइन है। स्क्लेरोसिस है, जो एंड्स है वहां पर वाइट वो नजर आते हैं एंड्स। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है दैट द बोन इज एक्चुअली गोइंग इनटू एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें, सो इट इज अ डिफिकल्ट कंडीशन टू ट्रीट। सिम्टोमैटिक पेशेंट्स में एवेस्कुलर सेगमेंट बोन का एक्साइज कर दिया जाता है, बट इन सम केसेस हम देखते हैं जो रिस्ट है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। सो अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट होता है कंसीडरिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल। सो ये हमने जो अभी डिस्कस किया था ब्लड सप्लाई, वो है डिटेल में। नाउ डिलेड एंड नॉन यूनियन, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये नॉन यूनियन का केस है, या फिर अभी हमने पीछे देखा एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है, सो एक्सरे में हमें नॉन यूनियन नजर आता है। सो हाई प्रोपोर्शन ऑफ केसेस गो इनटू नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन। स्कैफॉइड के केसेस में जितना कॉमन एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, वैसे ही हम देखते हैं कि डिलेड या नॉन यूनियन के चांसेस भी काफी होते हैं। रीजन बीइंग इम्परफेक्शन, इमोबिलाइजेशन, जो भी इमोबिलाइज किया गया, चाहे वो स्कैफॉइड कास्ट थी या कोई स्प्लिंट अप्लाई किया गया था, उसने परफेक्ट तरीके से मोबिलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा फ्रैक्चर है वो डिलेड या नॉन यूनियन में चला गया। साइनोवियल फ्लूइड हिंडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस ब्रिज बिटवीन द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स। कई बार क्या होता है, जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे, उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड आ जाता है और वो हिंडर करता है फाइब्रस ब्रिज की फॉर्मेशन में। द लास्ट इज द इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई ऑफ द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट। जैसे हमने देखा कि वेस्ट के एरिया में क्योंकि ब्लड सप्लाई इतना अच्छा नहीं होता है, इतना रिच नहीं होता है, सो दैट एरिया इज प्रोन
सो उस केस में क्या होता है, अक्सर फ्रैक्चर डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन में चले जाते हैं. Diagnosis is generally made on X-ray. Fracture line may persist on the X-ray even after 4 to 6 months. If the patient is having complaint even after 4 months के पेन मेरा सबसाइड नहीं हो रहा है, then go for a check X-ray. और आप चेक एक्सरे में देखेंगे कि वहां पर क्लियर कट नॉन यूनियन के या डिलेड यूनियन के साइन होते हैं. सो इन नॉन यूनियन हम देखते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे, राउंडनिंग ऑफ द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रैक्चर एंड है फ्रेगमेंट का वो किस तरीके से राउंड हो गया है. फ्रैक्चर बिकम रादर शार्पली डिफाइंड. और जो हमारा लाइंस हैं, जो फ्रैक्चर लाइन है, वो एकदम कैसे हो जाते हैं, शार्पली डिफाइंड हो जाते हैं. दिस इंडिकेट दैट दिस इज अ केस ऑफ अ नॉन यूनियन. नाउ इन लेट केसेस ऑफ नॉन यूनियन, जैसे हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि अर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं. इन सच केसेस यू विल नोटिस दैट देयर विल बी अ जॉइंट स्पेस रिडक्शन, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन. जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा बोन का एरिया है हमारा, वहां पे ये वाइट हो रहा है, स्क्लेरोसिस है. मोरओवर आप देखेंगे कि स्लाइट यहाँ पे आपको क्या होगा, स्मॉलर प्रोजेक्शंस दिखेंगे. जॉइंट स्पेस का रीजन, स्पेशली जो हमारा स्केफॉइड बोन आर्टिकुलेट करती है रेडियस के साथ, वो जो स्पेस है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. इवन द स्केफॉइड बोन जो अपने साथ की बोन के साथ, साथ की कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट करती है, वहां पे भी स्पेस में हम देखते हैं जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है. Now the treatment of delayed and non-union, it depends upon the severity of symptom. Patient हमारे पास कितने symptoms की severity के साथ आता है. ऐसे केसेस जहाँ पे पेशेंट का फंक्शन बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड नहीं होता है, इन सच केसेस नथिंग नीड्स टू बी डन. बट ऐसे केसेस जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पेन है, परसिस्टेंट है, जो ग्रिप है वो भी वीक हो गई है, देन ऑपरेटिव इंटरवेंशन नेसेसरी हो जाता है. डिलेड यूनियन के केसेस में मोस्टली बोन ग्राफ्टिंग सफिशिएंट होती है, बोन ग्राफ्टिंग प्रेफर की जाती है. नॉन यूनियन के केसेस में बिकॉज देयर आर associated features of osteoarthritis as well, of osteoarthritis of the radiocarpal joint. So वहां पे क्या होता है, sometimes excision करना पड़ता है radiocarpal joint का, और there might be need of a fusion that is being done in that region. So this is the treatment of the delayed on the non-union. Then last आता है wrist osteoarthritis. जैसे हमने देखा कि हमारा अवेस्कुलर केसेस में भी, अगर अवेस्कुलर नेक्रोसिस है वहां पे भी हम देखते हैं अर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं. डिलेड या नॉन यूनियन है, वहां पे भी समटाइम्स क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर्स वहां देखने को मिल जाते हैं. सो क्या होगा रिस्ट के ऑस्टियोआर्थराइटिस में और क्या उसका ट्रीटमेंट है, उसे हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस या नॉन यूनियन की वजह से डेवलप हो जाता है. पेशेंट कंप्लेन करता है, परसिस्टेंट पेन है, पेशेंट एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, फाइन मूवमेंट्स करने में उसे प्रॉब्लम होती है. समटाइम्स वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग भी ऑब्वियस हो जाता है. एक्सरे कराएंगे तो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है. समटाइम्स ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन नजर आते हैं. सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम ऑफ द पेशेंट. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की अगर बात करें, देन हॉट फॉर्मेंटेशन अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी सफिशिएंट होता है मोस्ट केसेस में. बट ऐसे केसेस जहाँ पर पेशेंट ज्यादा पेन को कंप्लेन करता है, फिजियोथेरेपी से भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, इन दोज केसेस एक्सीजन ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस को रिमूव किया जाता है, एक्साइज किया जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में रिस्ट का आर्थ्रोडिसिस किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस. एंड एज वी हैव डिस्कस अबाउट द स्कैफॉइड फ्रैक्चर. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ. हैव अ गुड डे.